नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 13 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे तजाकिस्तान में एकमात्र इंडिया का जो ओवरसीज मिलिट्री बेस था, इंडिया ने वो खाली कर दिया है। ऐसा क्यों किया, कितना इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए वो ओवरसीज मिलिट्री एयरबेस, सब जानेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बिरसा मुंडा, धरती आबा भी जिन्हें कहा जाता है, उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, तो इस मौके पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से संबंधित, इंटर स्टेट राइवलरी से संबंधित आर्टिकल है, कैसे अलग अलग राज्यों के बीच में कंपटीशन पैदा हो गया है इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए। डी सुब्बाराव का आर्टिकल है, जो पहले आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो तीनों इश्यूज, तीनों इंपॉर्टेंट। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आयनी एयरबेस से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना मैं आपको आसान भाषा में ये बताता हूं क्या बला है ये। देखो, आयनी जो एयरबेस है ये एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, जहां से आपके फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स ये सब ऑपरेट करते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये जो आयनी एयरबेस है ना, ये इंडिया में नहीं है, ये तजाकिस्तान में है। तजाकिस्तान, जो कि आप मैप में देखो, सेंट्रल एशिया का एक देश है। कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया का एक देश है तजाकिस्तान, और अफगानिस्तान का पड़ोसी है। तो जो हमारा आयनी मिलिट्री बेस था, अब तो नहीं है, क्योंकि अब इंडिया ने इसे खाली कर दिया है। यही मतलब इसी पे पूरा आर्टिकल बेस्ड है, क्यों खाली कर दिया, क्या लॉस होगा। तो ये जो आयनी एयरबेस था ना, हमारा ओवरसीज मिलिट्री बेस था, मतलब विदेशी जमीन पर हमारा मिलिट्री अड्डा था। तो खबर देखो ये है कि पिछले महीने ये बात सामने आई कि इंडिया ने 2022 में चुपचाप वहां से अपने सारे जो मिलिट्री पर्सनल है यानी सैनिक है, और सारा जो सामान है यानी इक्विपमेंट्स है वो हटा लिया है। और ये देखो, कोई छोटा मोटा एयरबेस नहीं था, ये इंडिया का इकलौता फुल फ्लैश्ड ओवरसीज बेस था। इसके अलावा इंडिया का और कोई भी विदेशी मिलिट्री बेस नहीं है। तो आपके मन में देखो ये आएगा जाहिर तौर पे कि तजाकिस्तान में बेस बना के हमें मिल क्या रहा था, और यहीं पर देखो पूरा जो स्ट्रेटेजिक गेम है वो आप समझोगे कि आयनी जो मिलिट्री बेस था, इसकी लोकेशन, इसका सबसे बड़ा प्राइस था। आप समझो, देखो सेंट्रल एशिया जिसमें ये सारे देश आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर देखो रशिया और चाइना, इन दोनों का दबदबा है फिलहाल के समय में। वहां पे देखो इंडियन एयरफोर्स का एक बेस होना, ये अपने आप में इंडिया की जो पावर प्रोजेक्शन है ना उसको दिखाता था। आयनी मिलिट्री बेस की जो लोकेशन है ना, वो ये दिखाता था कि इंडिया भी इस रीजन में ना, सेंट्रल एशियन रीजन में एक सीरियस प्लेयर है। और दूसरा देखो, ये जो आप देख रहे हो ना अफगानिस्तान का ये छोटा सा एरिया जहां पे मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये है वाखान कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरिडोर देखो, इतना सा कॉरिडोर है, ये बिल्कुल नैरो सी स्ट्रिप है। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इसके नीचे है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, ऊपर है तजाकिस्तान, और इसके ईस्ट में है चाइना। तो ये कॉरिडोर यानी पतली जो स्ट्रिप है, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखो। तो इस वाखान कॉरिडोर के ना बिल्कुल नजदीक था ये आयनी एयरबेस। तो इस आयनी मिलिट्री एयरबेस के थ्रू ना, इस आयनी मिलिट्री बेस के थ्रू इंडिया जो था वो चाइना और पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दोनों पे नजर रख सकता था। एक तरफ चाइना का जिंगजियांग रीजन और दूसरी तरफ पीओके, दोनों पे इंडिया नजर रख सकता था इस आयनी एयरबेस के थ्रू। ये देखो हमारी ना एक तरफ आंख भी था और कान भी था, बहुत सेंसिटिव इलाके में, और हमें लिवरेज देता था खास करके पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को डर लगता था कि यार इंडिया हम पे ना इस एयरबेस के थ्रू नजर रख रहा है। और देखो एक बात आपको बताऊं, इंडिया ने ये एयरबेस बनाया कैसे, इसकी भी अपनी एक कहानी है। ये पहले ना ये एक एयरबेस हुआ करता था यूएसएसआर के समय तजाकिस्तान में, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा ना, 15 टुकड़े हो गए, तो ये बेस जो था वो खराब हालत में चला गया मेंटेनेंस के अभाव में।
कबाड़ हो गए हम। तो इंडिया का इंटरेस्ट जागा 1990s में, जब अफगानिस्तान में सिविल वार चल रहा था ना, और एकदम से 96 में फिर तालिबान सत्ता में आ गया अफगानिस्तान में। तब इंडिया का जो इंटरेस्ट था इस मिलिट्री एयरबेस में जग गया, क्योंकि तालिबान के अगेंस्ट इंडिया अफगानिस्तान में ना नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा था। तालिबान के अगेंस्ट जो अलायंस लड़ रहा था ना अफगानिस्तान में 96 से 2001 के बीच में, तो इंडिया तालिबान के विरोधी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा था। तो उसको सपोर्ट करने के लिए अगर इंडिया को ये एयरबेस मिलता तो वो अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस को आसानी से सपोर्ट कर पाता। तो ये भी एक रीजन था। इंडिया ने तजाकिस्तान को बोला कि भैया हम खर्चा करेंगे इस मिलिट्री एयरबेस पे और 600-700 करोड़ लगाएंगे। फाइनली इंडिया ने $80 मिलियन लगाए भी, $80 मिलियन लगाए इंडिया ने इस एयरबेस को ठीक करने के लिए। और 2002 में फाइनली तजाकिस्तान के साथ में एग्रीमेंट हो गया था कि इंडिया का जो बीआरओ है वो ठीक करेगा इस एयरबेस को। हमने 3200 मीटर की एक जहां पे जो फाइटर जेट वगैरह उतरते नहीं है, लंबा रनवे बनाया, इतना लंबा, बस 3200 मीटर लंबा। और नए हैंगर्स बनाए जहां पे जो एयरक्राफ्ट वगैरह है वो पार्क होते हैं। हमने फ्यूल डिपो यहां पे बनाए। हमने पूरा एटीसी जो नेविगेशन में सपोर्ट करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो यहां पे इस्टेब्लिश किया। और देखो एक चीज आपको बताऊं, जब 2021 में एकदम से तालिबान यहां पे सत्ता में आ गया था ना, तब इसी एयरबेस के थ्रू, इसी एयरबेस का यूज करके हमारे जो प्लेन थे वो अफगानिस्तान में लैंड किए और इंडियंस को बचाया गया। तो काफी कमाल का था ये एयरबेस। अब आप पूछोगे सर एक बात बताओ, जब इतना ही कमाल का था तो फिर हमने 2022 में ये एयरबेस चुपचाप खाली क्यों कर दिया? अब देखो यही तो चीज है, यही तो डिबेट का इशू है। सरकारी बयान तो ये है कि ना 2022 में जो हमने तजाकिस्तान के साथ में एग्रीमेंट किया था वो कंक्लूड हो गया, मतलब एग्रीमेंट का टाइम पूरा हो गया। इतने ही समय के लिए हमने इस मिलिट्री एयरबेस के लिए बातचीत की थी तजाकिस्तान के साथ, और एग्रीमेंट जैसे ही खत्म हुआ हमने चुपचाप ये जो एयरबेस था तजाकिस्तान को दे दिया। लेकिन देखो असली कहानी सरकारी बयान के ना उलट है, क्योंकि इस प्रकार के जो एग्रीमेंट्स हैं ना जनरली रिन्यू हो जाते हैं जब तक सब कुछ ठीक रहता है। बट इंडिया के केस में तजाकिस्तान ने ये जो एग्रीमेंट था वो रिन्यू नहीं किया। उसका सीधा सीधा जो रीजन है वो है रशिया एंड चाइना। रशिया एंड चाइना जिनका दबदबा है इस पूरे रीजन में, तो उनके दबाव में आके तजाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को रिन्यू करने से मना कर दिया। रशिया की बात करें, रशिया देखो सेंट्रल एशिया को तो अपना बैकयार्ड मानता है और वो वहां किसी और देश के मिलिट्री प्रेजेंस को स्वीकार नहीं करता, खास करके इंडिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया यूएसए के करीब काफी ज्यादा चला गया है। कहने को इंडिया रशिया के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक हैं, इंडिया रशिया से तेल भी परचेज कर रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन देखो वो सब चीजें ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन सिक्योरिटी मैटर्स में जनरली विभिन्न देश जो हैं अपने दोस्तों पे भी भरोसा नहीं करते हैं। तो रशिया, इस केस में रशिया नहीं चाहता कि सेंट्रल एशिया में इंडिया का कोई मिलिट्री बेस हो, क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में इंडिया और यूएस की दोस्ती और ज्यादा अच्छी हो सकती है, तो ये मिलिट्री एस इंडिया यूएस को यूज करने देगा। चलो रशिया का एक पल के लिए मान भी लें। अब चाइना की बात करिए। चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया उसके जिंगजियांग प्रोविंस के इतने करीब बैठकर हम पे नजर रखे, जासूसी करे। चाइना वहां पे देखो सीपैक पे भी काम कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम कर रहा है। तो चाइना नहीं चाहता कि सीपैक के इतना नजदीक इंडिया का कोई मिलिट्री बेस हो, वो भी सेंट्रल एशिया में यानी तजाकिस्तान में। अब देखो तजाकिस्तान बेचारा छोटा गरीब देश है, वो अपने दो बड़े पड़ोसियों को नाराज तो नहीं कर सकता, चाइना को और रशिया को। तो इस वजह से पूरी संभावना देखो यही है कि रशिया और चाइना के दबाव में आके तजाकिस्तान ने इंडिया को मना कर दिया, हाथ जोड़ दिए कि सर जी हम मजबूर हैं, हम आपका जो एग्रीमेंट है इस मिलिट्री बेस के लिए वो रिन्यू नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये उठता है फिर ये इंडिया को कैसे इफेक्ट करेगा? इंडिया को तो देखो इफेक्ट करेगा। पहले इस एयरबेस के थ्रू हम इंटेलिजेंस वगैरह गैदर किया करते थे, पीओके पे, अफगानिस्तान पे, जिंगजियांग रीजन पे हम इंटेलिजेंस गैदर किया करते थे। लेकिन अब तीनों जगहों पे हमारी जो मॉनिटरिंग है वो कमजोर होगी और
चाइना और पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर का आसानी से यूज करेंगे और उन पे किसी की नजर नहीं होगी। और दूसरा देखो, सेंट्रल एशिया में हमारा जो पावर प्रोजेक्शन है, जो हमारी मिलिट्री प्रेजेंस थी वहां पे, फिजिकल प्रेजेंस, वो अब जीरो हो गई है। तो ये हमारे इन्फ्लुएंस को भी कम करता है। सीधा सीधा हमारे लिए सेटबैक है। और देखो, हमने 600-700 करोड़ रुपए खर्च किए थे यहाँ पे, कुछ सोच समझ के ही खर्च किए थे कि फ्यूचर में ये पैसे काम आएंगे, लेकिन अब कोई काम नहीं आएंगे ये पैसे, क्योंकि इस आयनी जो मिलिट्री बेस है वो तो हमसे चला ही गया है। तो सीधा नुकसान है। क्वेश्चन देखो ये उठता है, आयनी मिलिट्री बेस जाने के बाद में क्या हमारे पास में कोई और ओवरसीज मिलिट्री बेस है? आंसर है नो। अब हमारे पास में विदेशी जमीन पे कोई मिलिट्री बेस नहीं है। वैसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर मॉरिशस के अगालिगा आइलैंड पे एक हमारा मिलिट्री एयरबेस है, लेकिन राइटर बोलते हैं मॉरिशस के अगालिगा आइलैंड के ऊपर हमारा मिलिट्री बेस नहीं है। एक एयर स्ट्रिप और एक जेटी जरूर है, जेटी मतलब बंदरगाह, और भूटान में वहां की आर्मी को ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनिंग फैसिलिटी जरूर है, लेकिन वो भी मिलिट्री बेस नहीं है। तो कोई मिलिट्री बेस अब विदेशी जमीन पे हमारा नहीं है। जबकि आप देखोगे हमारे कॉम्पिटिटर्स को, आप यूएसए को देखिए, यूएसए के देखो दुनिया भर में ना 100 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। जैसे कतर का मिलिट्री बेस हाल ही में काफी ज्यादा सुर्खियों में था, अल उदीद एयरबेस, जहां पे ईरान ने मिसाइल छोड़ी थी। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, अलग अलग देशों में यूएसए के मिलिट्री बेसिस हैं। चाइना का मिलिट्री बेस है जिबूती में, और इसके अलावा चाइना तजाकिस्तान में भी चोरी छुप के एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बना रहा है, जिसे चाइना स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन जो इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि बदख्शान रीजन में वहां पे बड़ा मिलिट्री बेस बन रहा है। तो देखो, इंडिया को ना अब सेंट्रल एशियन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए मिलिट्री एसेट्स के अलावा जो कल्चरल टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, उनको मजबूत करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। देखो, हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है। बिरसा मुंडा महान क्रांतिकारी, जिन्हें उपाधि मिली धरती आबा की। धरती आबा मतलब फादर ऑफ लैंड। अगर देखो ब्रीफ में इनके काम के बारे में और ब्रीफ इंफॉर्मेशन डिस्कस करें, इनका जन्म हुआ था, आज का जो झारखंड उड़ीसा राज्य है ना, वहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू में मुंडा ट्राइब में इनका जन्म हुआ था 1875 में, उलीहाटू गांव में, जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी गए थे इनको नमन करने के लिए। ये देखो वो दिन थे जब इनका जन्म हुआ ना, तो ब्रिटिशर्स बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक तरफ जहां भारत के सभी सेक्शंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेकिन ट्राइबल्स के ऊपर उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। जैसे बरसों से जिन जंगलों को वो यूज करते आए थे ट्राइबल्स, अपने जीवन याचिका के लिए रोक लगा दी ब्रिटिशर्स ने कि आप जंगलों में नहीं जा सकते, जंगलों के रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते। पहले ट्राइबल्स में जॉइंट लैंड होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स लेकर आए और बाहर के लोगों को भी अलाउ कर दिया कि आप यहां पर लैंड परचेज कर सकते हो। तो आउटसाइडर यहां पे आके ट्राइबल्स के एरिया में आके लैंड परचेज करने लगे, जिनको नाम दिया गया ट्राइबल्स के द्वारा दीकू। तो दीकू लैंड परचेज करने लगे, और ट्राइबल्स जो मालिक हुआ करते थे लैंड के, वो कर्ज के बोझ तले दबते गए और वो उसी लैंड पे मजदूरों की तरह काम करने लगे। जो पहले मालिक थे वो अब मजदूर बन के काम करने लगे। जहां एक तरफ ट्राइबल्स का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, दूसरी तरफ देखो कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन भी। बिरसा मुंडा जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए ना एज ए क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ यह तो गलत है, तो उन्होंने अपने ही एक धर्म की शुरुआत की, बिरसायत। उन्होंने बाकी ट्राइब के लोगों को समझाया कि इस प्रकार से आपका जो कल्चर है, ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो बड़ी संख्या में लोगों ने बिरसायत को ज्वाइन किया। इसके अलावा देखो, जो बिरसा मुंडा थे ना सिर्फ उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का विरोध किया, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन का विरोध किया, बल्कि ट्राइबल्स में कुछ कमियां थी, जैसे अल्कोहल का सेवन करना, जैसे टोना टोटका उस पर विश्वास करना, डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रकार की जो भी कमियां थी ना, बिरसा मुंडा ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। यानी वो अपनी कम्युनिटी में भी रिफॉर्म्स लेकर आए,
एक प्रकार से ना सिंबल बन गए, जैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी ना, सिंबल बन गए वो सेक्रीफाइस का, करेज का। ना सिर्फ मुंडा ट्राइब बल्कि और भी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी ना, जैसे ओराओं और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज, उन्होंने भी बहुत ज्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया बिरसा मुंडा को। उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट की उसका नाम था उलगुलान, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था ना ट्राइबल लोगों का, उसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट स्टार्ट की, उस मूवमेंट को नाम दिया गया उलगुलान। अलग से भी यूपीएससी पूछे तो आप इसके बारे में जरूर बताइए। 2 बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक बार उन्हें गिरफ्तार किया गया 1895 में, 1897 तक वो जेल में रहे, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन वो जेल से निकले तो उन्होंने अंडरग्राउंड अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट को मोबिलाइज किया। देखो, एक किस्सा है, कहानी है। जेल से जब वो कोर्ट में जाते हैं ना, तो ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि वो एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हमसे पंगा लेने की कैसे कीमत चुकानी पड़ती है पर्सन को। तो जब वो जेल ले जा रहे थे बिरसा मुंडा को, उनके पाँव में बेड़ियां थीं और हर तरफ चाबुक के निशान थे। पता लग रहा था कि उन्हें किस प्रकार से मारा पीटा गया है, बुरी तरह से, हर तरफ जख्म ही जख्म। लेकिन देखो, उनको देखने के लिए ना इतनी बड़ी संख्या में लोग आए कि ब्रिटिशर्स डर गए, बुरी तरह से डर गए स्पोर्ट देखकर। इतना ज्यादा स्पोर्ट था बिरसा मुंडा के लिए कि आज भी सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्हें भगवान की तरह पूजती हैं। इसी वजह से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइबल्स का सपोर्ट हासिल करने के लिए बिरसा मुंडा से अपने आप को रिलेट करती हैं। 1900 में यानी 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, प्रिजन में यानी जेल में ही, हैजा की वजह से। 25 साल देखो कितनी छोटी उम्र होती है। ऑलमोस्ट आपकी एज अभी 25 के आसपास होगी, ज्यादातर लोगों की एज आपकी 25 के आसपास ही होगी। भगत सिंह भी देखो 23 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर गए, जिसकी वजह से लोग आज भी उन्हें नमन करते हैं। देखो, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है इन महान लीडर से, लेकिन एक इंस्पिरेशन जरूर है कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए जिससे समाज, देश मजबूत हो और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंटरस्टेट राइवलरी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले महीने की बात है, गूगल ने यह अनाउंस किया कि हम अपना जो एआई डेटा सेंटर है वो आंध्रा में स्टैब्लिश कर रहे हैं। देखो, ये यूएसए में ना कैलिफोर्निया के बाद में गूगल का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर है। तो इसके बाद में ना आंध्रा के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बोला ये तो हमारी बड़ी जीत है। लेकिन पड़ोसी स्टेट्स, वहां पे माहौल गर्म हो गया। जैसे तमिलनाडु में अपोजिशन ने आरोप लगाया कि हमारी सरकार तो हार गई, कुछ नहीं कर सकी। मतलब गूगल ने इतना बड़ा एआई डेटा सेंटर आंध्रा में लगाने की घोषणा की, लेकिन तमिलनाडु में सरकार नहीं ला सकी उस डेटा सेंटर को। इवन कर्नाटका के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो सत्ता में हैं, उनको भी सफाई देनी पड़ी। और उन्होंने ये बोला सफाई में कि हो सकता है कि आंध्र प्रदेश ने ज्यादा सब्सिडी दी होगी गूगल को, तभी वो जो एआई डेटा सेंटर है वो आंध्रा में गया, वो कर्नाटक में नहीं आया। तो देखो, पॉलिटिशियंस ना गूगल के एआई डेटा सेंटर के इस्टेब्लिश होने को लेके कि कहां पे इस्टेब्लिश हो रहा है, इसे फेलियर या फिर लॉस बता रहे हैं। तो ये देखो, अपने आप में ना स्टेट्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन को शो करता है। ये देखो, वही इनविजिबल हैंड है जिसकी बात हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, जो एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में बोला है कि कंपटीशन अगर आप कहीं पे ले आओ ना, तो एफिशिएंसी अपने आप आ जाती है। आप ना थोड़ा सा पीछे जाओ, 1947 से लेके 1991 के बीच में हमारे देश में क्या सिचुएशन थी? कमांड इकोनॉमी हुआ करती थी। कमांड इकोनॉमी, सब कुछ दिल्ली से चलता था और हर चीज पे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था। मतलब देश में क्या बनेगा, कितना बनेगा, कहां पे बनेगा, फैक्ट्री कहां लगेगी, सब कुछ डिसाइड किया जाता था सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स थे ना, वो इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाते थे, वो दिल्ली के कॉरिडोर्स में लाइन लगाते थे, वो परमिशंस मांगते थे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते थे। इससे देखो, हम ना सेंट्रल पैट्रोनेज कहते हैं। इस सिस्टम में यानी 47 और 1991 के बीच में जो हमारे देश में लाइसेंस राज का सिस्टम था ना,
इस सिस्टम में मार्केट फोर्सेस की वैल्यू बिल्कुल जीरो थी। इंडस्ट्रीज लगती थी सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन से, किस सीएम का सेंटर से पॉलिटिकल कनेक्शन है वहां पे फैक्ट्री लगेगी। अदरवाइज आप कितने भी एफिशिएंट हो, कितना भी बढ़िया काम आपने गवर्नेंस में किया, फैक्ट्री नहीं लगेगी। फिर देखो 1991 में आते हैं एलपीजी रिफॉर्म। 1991 में क्या आते हैं? एलपीजी रिफॉर्म। इंडस्ट्री लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया, पावर डायनेमिक्स बदल गए। पावर देखो दिल्ली से शिफ्ट होकर स्टेट्स के पास चली गई। अब ना स्टेट्स इन्वेस्टर्स को खुद ढूंढते हैं, कंपनी से बात करते हैं कि आप हमारे राज्य में इन्वेस्ट करिए। तो मतलब शुरुआत में तो देखो ब्यूरोक्रेसी स्टेट्स की स्लो थी, लेकिन अब माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए। अब जो स्टेट्स हैं वो यूं नहीं बोलते स्टेट को, सेंटर को कि हम हमें आप पैसा दीजिए, हालांकि टैक्स को लेकर लड़ते रहते हैं, लेकिन स्टेट्स अब कंपनीज को बोलते हैं प्लीज इन्वेस्ट हेयर, प्लीज इन्वेस्ट हेयर। तो ये चेंज है। और देखो स्टेट्स डेटा पर आज के समय में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन सिर्फ टैक्स ब्रेक्स तक सीमित नहीं है कि वो कंपनीज को बोल रहे हैं कि हमारे यहां पे इन्वेस्ट करिए, हम टैक्स में आपको छूट देंगे। बात इस पे भी हो रही है कि कौन सा जो स्टेट है जहां पे पॉलिसी प्रिडिक्टेबल है, मतलब रूल्स बार बार चेंज नहीं होते, कहां पे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, मतलब एक ही बार में सारा क्लियरेंस मिल जाता है, कहां पे स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स है, कहां पे गुड गवर्नेंस है। कंपनीज ये सब इश्यूज कंसीडर कर रही हैं स्टेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। आप एग्जांपल देख लीजिए कैसे स्टेट्स लड़ रहे हैं। फोक्सकॉन कंपनी है, फोक्सकॉन कंपनी जो आईफोन वगैरह असेंबल करती है, इसको अपना प्लांट लगाना था। महाराष्ट्र और तमिलनाडु आपस में लड़ गए कि कहां पे फोक्सकॉन कंपनी का प्लांट लगेगा। वेदांता और फोक्सकॉन के बीच में ना एक ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश हुआ सेमीकंडक्टर प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए। इसको लेके भी ना महाराष्ट्र और गुजरात आपस में लड़ गए। गुजरात में ये प्लांट लग गया, गुजरात की जीत हुई, लेकिन महाराष्ट्र में काफी बवाल मच गया। ओपोजिशन ने बोला कि सरकार कुछ नहीं कर पाई, गुजरात में चला गया ये प्लांट। ईवी हब्स की बात कर लीजिए, तमिलनाडु और तेलंगाना आपस में टकरा गए कि कहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बनेगा। तो जो सीएम है वो अब सीधा देखो सीईओज के साथ में बोर्ड रूम मीटिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए। और देखो ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये दूसरे देशों में भी होता है। जैसे यूएसए का एग्जांपल लीजिए, अमेजोन कंपनी ने ना वहां पे ये बोला कि हम अपना दूसरा हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करेंगे। 200 सिटीज ने ना प्रपोजल भेज दिया कि आप हमारे यहाँ पे दूसरा जो हेडक्वार्टर है वो स्टैब्लिश करो। 200 सिटीज के बीच में सब्सिडी को लेकर रेस स्टार्ट हो गई कि कौन सी सिटी ज्यादा सब्सिडी देगी अमेजोन को दूसरा हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन अलग अलग सिटीज के बीच में ना हेल्दी कंपटीशन भी पैदा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए, गवर्नेंस अच्छा करने के लिए। जर्मनी में भी ऐसा ही चलता है। जर्मनी में एक सिटी है बवारिया। बवारिया जो सिटी है ना, इसने अपने आप को इनोवेशन हब के तौर पे स्टैब्लिश कर दिया। तो बाद में BMW, सीमेंस जैसी जो कंपनी है वो इस सिटी में गई, तो जर्मनी की दूसरी सिटीज ने भी बवारिया के मॉडल को कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी कंपटीशन है। ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग प्रोविंसेस के बीच में कंपटीशन है कि माइनिंग हमारे यहाँ पे कौन सी कंपनी करेगी। माइनिंग को अट्रैक्ट करने को लेके कंपटीशन है। कनाडा में अलग अलग स्टेट्स के बीच में टेक्नोलॉजी को लेके कंपटीशन है। तो देखो कंपटीशन होना अच्छी बात है, इससे ना एक वर्चुअस साइकिल बनता है। कंपटीशन होने की वजह से अलग अलग राज्य इनोवेशन लेके आते हैं, इनोवेशन से ग्रोथ आती है, ग्रोथ से फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये वर्चुअस साइकिल बनता है, समझ गए। और सेंटर का रोल ना अब कंट्रोल का नहीं है, सेंटर का रोल अब फैसिलिटेटर का बन गया। नीति आयोग देख लीजिए, नीति आयोग अलग अलग राज्यों के बीच में ना इंडेक्स निकालता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स। और हमारे अलग अलग राज्यों की जो ताकत है वो अलग अलग है। आंध्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, तमिलनाडु के पास में स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स है, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, झारखंड में मिनरल्स बेस अच्छा है, यूपी के पास में वर्कफोर्स का साइज ज्यादा है, पॉपुलेशन यूपी की ज्यादा है। तो इन्वेस्टर को ना अब मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स इंडिया में मिल गए हैं। उसको जिस चीज की जरूरत है वो उस राज्य में जाके फैक्ट्री लगाता है, समझ गए। लेकिन राइटर बोलते हैं कंपटीशन की वजह से ना रिस्क भी है। रिस्क ये है, रिस्क देखो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो स्टेट्स है ना वो ज्यादा ही सब्सिडी देने लगे कि आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, लैंड फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, टैक्स देना नहीं है आपको। अगर देखो भाई ऐसा करोगे तो देश के खजाने को नुकसान होगा ना। तो जो लड़ाई है, हेल्दी कंपटीशन है,
वो कॉम्पिटेंस पे होना चाहिए कि कौन सा राज्य अच्छा कर रहा है, गवर्नेंस कहां पे अच्छी है, कंसेशन कौन ज्यादा दे सकता है, इस पे नहीं कंपटीशन होना चाहिए। इससे तो फिर देश को नुकसान होगा। समझ गए? और हमारे देश में देखो पॉलिसी डिफ्यूजन देखने को मिलता है, ये अच्छी चीज है। पॉलिसी डिफ्यूजन मतलब एक स्टेट अच्छा करता है किसी पॉलिसी में, दूसरे राज्य फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एमपी ने लेबर लॉज अच्छे बनाए, छत्तीसगढ़ ने कॉपी किया। उड़ीसा ने डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा किया, वेस्ट बंगाल ने कॉपी किया। हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी अच्छी है, तो अलग अलग राज्यों ने हरियाणा से इंस्पायर होकर जो पॉलिसी है वो बनाई। तो ये अच्छी चीज है। और आज देखो अलग अलग कंपनीज ना चाइना से डरी हुई है, वो चाइना +1 की स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि चाइना के अलावा भी हमारी फैक्ट्री किसी दूसरे देश में होनी चाहिए। ये मतलब है +1 का, वो चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते। लेकिन देखो +1 बनने के लिए ना कंपनीज इंडिया में अंधाधुंध नहीं आ रही है, बिना सोचे समझे हवा में नहीं आ रही है। वो इंडिया में बिना एक स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढ रही हैं, बेंगलोर या भोपाल या फिर भुवनेश्वर, कौन सा भी। तो अलग अलग राज्यों को ना अपनी ताकत बढ़ानी होगी, तभी कंपनीज +1 के लिए उस लोकेशन को कंसीडर करेंगी। और देखो ये बोलना कि ये राज्य जीत गया है कंपटीशन में, ये तो देखो छोटी सोच होगी। अल्टीमेटली जीत इंडिया की ही है। अलग अलग राज्यों की जीत, आपस में वो कंपटीशन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो इंडिया की ही जीत है ना। तो पहले परमिशन बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, परमिशन लेना पड़ता था हर एक चीज के लिए। अब परसुएशन बेस्ड इकोनॉमी हो गई है। अब सीईओज को परसुएड करना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है कि आप यहां पे इन्वेस्ट करिए। तो ये जो माइंडसेट है, माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन रिफॉर्म्स पे बात होनी चाहिए, रिफॉर्म्स के संदर्भ में कंपटीशन होना चाहिए अलग अलग राज्यों के बीच में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।